हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फिर से शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करना शुरू करेंगे। और शिक्षा शास्त्र विषय में मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का अध्ययन करा रहा था। अभी कुछ दिनों से मैंने आप लोगों की ये क्लासेस रोक दी थी। इन क्लासेस को रोकने का कारण था कि कुछ बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मुझे शिक्षण से संबंधित कुछ क्लासेस आप प्रोवाइड कर दीजिए, जो माइक्रो स्किल वगैरह की, लेसन प्लान वगैरह की, तो उन्हीं के लिए मैं क्लासेस करवा रहा था। वो क्लासेस देखिए मैंने 8-9 क्लासेस करवा दी हैं। इसके बाद देखिए आप लोग की क्लासेस मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। और हम लोगों ने पिछली क्लास में देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत कहा जाए या शारीरिक विकास से संबंधित सिद्धांत, उसका अध्ययन करना शुरू किया था। और उस कड़ी में आज की क्लास में हम लोग को भाषा के विकास का सिद्धांत पढ़ना है। भाषा का विकास क्या होता है और भाषा के विकास का सिद्धांत किन किन महत्वपूर्ण विद्वानों ने दिया है, उसी को आज की क्लास में हम लोग को अध्ययन करना है। ये टॉपिक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आपके बीएड, एमएड और यूजीसी नेट में तो इम्पोर्टेंस है ही। इसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, यानी या स्टेट, सीटेट, जो भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन क्लासेस को आप लोग भली भांति अच्छे तरीके से देखिए और इसको समझकर इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैं आप लोगों को देखिए इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही 3-4 क्लासेस कंप्लीट होती हैं, फिर मैं आप लोगों को पूरी 10-12 क्लासेस की पीडीएफ एक साथ उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत दिनों के बाद फिर से इस क्लास को शुरू किया जाए और इन क्लासेस को अब जो है कंटिन्यू 10-15 क्लासेस किया जाए। फिर उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ें आगे की जो होने वाले रहेंगे उसको करेंगे। तो देखिए आज की क्लास जो है यह आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की 9वीं क्लास है। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है कि भाषा का विकास और भाषा विकास के सिद्धांत, इन्हीं को आज की क्लास में हम लोग को अध्ययन करना है। ये देखिए क्लासेस मैंने आप लोग को बताया शुरू में ही कि बीएड, एमएड, एमए, यूजीसी नेट पेपर 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्लासेस को मेरा कराने का मकसद यही है कि विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट हैं उनको इससे बेनिफिट मिले। तो इसी पर्पज से क्लासेस कराई जा रही हैं। आप इनका बेनिफिट का जो है लाभ लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और ये शिक्षा शास्त्र की क्लासेस आप लोग के लिए देखिए एमए, एमएड और यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही हैं। इन एग्जाम के लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भी इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। आज की क्लास का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी भाषा का विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाषा विकास का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए भाषा का विकास से तात्पर्य क्या होता है कि बालक की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी आवश्यकताएं और अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी किसी भी बालक की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको अगर वो किसी भी तरीके से व्यक्त करना चाहता है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से, चाहे हाव भाव के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से जब व्यक्त करता है, तो उसी को कहा जाता है भाषा का विकास। सरल शब्दों में देखिए इसको कैसे कहा जा सकता है कि भाषा का विकास बालक की संप्रेषण क्षमता का क्रमिक और निरंतर विकास। इसका मतलब, इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो भाषा का विकास का मतलब क्या होता है कि किसी भी बालक की संप्रेषण क्षमता का क्रमिक और निरंतर विकास। यानी संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल का जो है डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, क्रमिक रूप से होगा और निरंतर होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि एक छोटा बच्चा जो है रो कर अपनी आवश्यकता बताता है, बड़ा होकर वह शब्दों और वाक्यों में बात करता है। आप लोग ने देखा होगा कि जब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1-1.5 साल होती है, तो उनको जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको कहने नहीं आता है, तो वो उसको रो कर प्राप्त करना चाहते हैं। यानी रोने के माध्यम से वो उस चीज़ को पाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो संप्रेषण क्षमता है रोने की है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपनी मनपसंद चीज़ को, अपनी आवश्यकता वाली चीज़ को कह के मांगते हैं। सही से नहीं करने आता, फिर कुछ समय बीतता है तो वो सही से करना सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही भाषा के विकास के अंतर्गत आती हैं। भाषा के विकास के देखिए कुछ सीक्वेंस होते हैं, स्टेज होते हैं, और वो जो किस तरीके के होते हैं। तो देखिए भाषा का जो विकास है एक निश्चित क्रम में होता है और प्रत्येक अवस्था जो है अगली अवस्था की
न्यू होती है, यानी इसका जो विकास होता है एक एक स्टेज बाय स्टेज होता है, लेकिन जो पिछला स्टेज होता है, पहला जो स्टेप होता है वो आगे वाले स्टेप की नींव होता है, फाउंडेशन होता है। जैसे देखिए इसकी सबसे पहली जो अवस्था होती है पूर्वभाषिक अवस्था होती है, यानी इसको कहा जाता है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री लिंग्विस्टिक, ये देखिए ये सब स्टेज वगैरह जो है आपके टेट वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से करेंगे तो आपका टेट सी टेट में जो छोटा प्रश्न आता है वो सब आप आसानी से कर लेंगे। तो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में पूर्वभाषिक अवस्था में देखिए क्या आती है, इसको रोने की अवस्था कहा जाता है, क्राइंग स्टेज। यह कब से होती है, जन्म से 2 माह, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और उसके 2 माह तक वो इस प्रकार की स्टेज से गुजरता है। इसमें जो है रोना बच्चे के संप्रेषण का माध्यम होता है। जैसे उदाहरण के लिए भूख लगने पर रोना, आप लोग देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने से कम के, वो जब तक खेलते रहते हैं तो उनके गार्जियन उनको दूध पिलाने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जैसे वो रोने लगते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे को भूख लग गई है, फिर उसको दूध पिला। या अगर रोता है तो उनको लगेगा कि बच्चे ने टॉयलेट कर दिया है या कुछ समस्या है तभी वो रो रहा है, ऐसे बिना मतलब का बच्चा नहीं। क्योंकि इतनी कम उम्र के बच्चे जो हैं अगर उनका पेट भरा रहेगा, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी तो चुपचाप सोते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। बच्चों की देखिए जब तबीयत खराब होती है इस उम्र के बच्चों को तो भी वो रोते हैं, इसका मतलब है कि बच्चा कुछ न कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कहता नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र उस तरीके की नहीं होती, तो वो उसी तरीके से व्यक्त करता है। देखिए इसी में आती है प्रीलिंग्विस्टिक में कूकने की अवस्था, कूइंग स्टेज। ये देखिए 2 से 4 माह, यानी वहां पर बच्चा रो रहा था, अब यहाँ बच्चा कूइंग करेगा, यानी मतलब थोड़ी बहुत आवाजें निकालेगा, मधुर ध्वनियां निकालना शुरू करेगा। जैसे देखिए आ ऊ जैसी आवाजें, तो इसके माध्यम से भी वो क्या कहता है, अपनी बातों को अपने गार्जियन को, अपने अगल बगल वाले लोगों को बताना चाहता है। इसी में देखिए प्रीलिंग्विस्टिक में तीसरी अवस्था होती है बड़बड़ाने की अवस्था। ये देखिए जिसको बैबलिंग स्टेज कहा जाता है, ये 4 से 8 महीने तक होती है, यानी जो बच्चे 4 से 8 महीने के हो जाते हैं वो बड़बड़ाना शुरू करते हैं। उनके जो व्यंजन स्वर का प्रयोग होता है, जैसे वो छोटे छोटे जो है वर्णों को बोलेंगे, जैसे माँ माँ इस तरह से बोले, पूरी तरह से नहीं बोलने आएगा उनको। देखिए बा बा या अर्थहीन होता है, यानी माँ बा पा इस तरीके से बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अब बोलना सीखना शुरू कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है बड़बड़ाने की अवस्था, बैबलिंग स्टेज। ये कब से कब तक होती है, 4 से 8, यानी ये सब प्री लिंग्विस्टिक स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर देखिए जो अगला स्टेज होता है वो प्रारंभिक भाषिक अवस्था होती है, यानी इसको लिंग्विस्टिक स्टेज कहा जाता है। तो लिंग्विस्टिक स्टेज की शुरुआत देखिए कब से होती है, ये लगभग 1 वर्ष पर, यानी इसमें पहला जो स्टेज होता है वो एक शब्द अवस्था है, यानी 1 वर्ड स्टेज, यानी बच्चा इस उम्र में एक शब्द बोलता है, पूरे शब्द को बोलना नहीं जानता। जैसे देखिए एक शब्द में पूरा भाव व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चा माँ बोलता है, इसका मतलब कि माँ मुझे गोद में ले लो। अगर बच्चे को अपनी माँ के गोद में जाना है तो वो ये नहीं कह पाता है कि माँ मुझे गोद में, बल्कि वो माँ माँ करेगा तो माँ को लगेगा कि बच्चा मेरे गोद में आना चाह रहा है और उसको गोद में ले। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो अपनी माँ का आवाज़ लेकर बुलाएगा, तो माँ को लगेगा कि बच्चे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फिर देखिए 2 शब्द की अवस्था इसी में आती है, 2 वर्ड स्टेज। ये देखिए 1.5 से 2 वर्ष के बच्चों में आती है, यानी अब इस उम्र के बच्चे जो है एक शब्द के बाद 2-2 शब्द बोलने लगते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे देखिए माँ पानी, यानी अब वो पूरा नहीं बोलेंगे कि माँ मुझे पानी चाहिए, वो माँ पानी। इसका मतलब है कि उनके गार्जियन को बच्चे के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी ये जरूरत है, आप मुझे दीजिए। इसके बाद इसी में देखिए तीसरी जो होती है टेलीग्राफिक अवस्था होती है। इसको देखिए 2 से 3 वर्ष के बीच में देखा जाता है। इसमें बच्चा छोटे वाक्य और व्याकरण की कमी देखी, यानी बच्चा छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है लेकिन उसमें व्याकरण वगैरह का जो है कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि व्याकरण के बारे में उसको पता नहीं होता, व्याकरण की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो देखिए जैसे उदाहरण के लिए मुझे बॉल चाहिए, तो बच्चा इस तरीके की जो है सेंटेंस बोलना शुरू करता है। तो ये कब होती है, 2 से 3 वर्ष। धीरे धीरे देखिए कैसे भाषा का विकास हो रहा है। इसके बाद फिर देखिए इसी में अगली अवस्था आती है पूर्ण वाक्य अवस्था, जो 3 वर्ष के बाद होती है, यानी जब बच्चे 3 वर्ष से बड़े हो जाते हैं तब वो पूर्ण वाक्य बोलना शुरू कर लेते हैं और उससे धीरे धीरे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए देखिए कोई बच्चा कहता है कि जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। छोटे बच्चे देखिए जो कम उम्र के होते हैं स्कूल जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, शुरू शुरू में उनको स्कूल भेजने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गार्जियन को बहुत ज़्यादा
परेशानी होती है, उनको बार बार स्कूल पहुंचाना पड़ता है, वो आ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अपनी बात को अपने गार्जियन के सामने रखते हैं। आप देखिए, ये जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कैसे लैंग्वेज जो है अफेक्ट होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पहला प्रभावित करने वाला जो कारक है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, यानी बालक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तो उसके भाषा का विकास प्रभावित होगा। जैसे देखिए, मस्तिष्क और वाक अंगों का विकास होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी बच्चे का मस्तिष्क और वाक अंग जैसे मुंह, जीभ, इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से, गले का अच्छे तरीके से विकास नहीं हुआ है तो उसको बोलने में कठिनाई होगी। उदाहरण के लिए देखिए, अपरिपक्व बालक जो है स्पष्ट नहीं बोल पाता। बहुत से बच्चों को देखिए कि बहुत ज़्यादा 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं बोल पाते। इसका मतलब है कि उनके वाक अंगों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए वो सही से नहीं बोल पाते। दूसरी चीज़ है श्रवण क्षमता, यानी बच्चा जो है अगर किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं सुन पा रहा है, उसके सुनने की क्षमता में कमी है। सुनने की क्षमता देखिए भाषा विकास की कुंजी होती है। अगर बच्चा किसी चीज़ को सही से सुन नहीं पाएगा तो फिर उसको जवाब देने में भी प्रॉब्लम होगी। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग सही से किसी चीज़ को नहीं सुनते हैं, तो जब वो सही से नहीं सुनेंगे तो फिर वो सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अगला व्यक्ति कह क्या रहा है वो पता ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। तो इसीलिए सुनना भी जो है प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए देखिए, श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उसमें भाषा का विकास धीमा होता है। आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे बहरे होते हैं, उनको कान से सुनाई नहीं देता, तो उनके भाषा का विकास भी देरी से होता है। क्यों? क्योंकि उनको जब किसी चीज़ का बात ही सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर वो अपनी बातों को कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसलिए उसमें धीमा होता है। अगला देखिए कारक है वातावरण और परिवार, यानी बच्चा जिस वातावरण में रहता है, उसके परिवार का वातावरण जैसा है, परिवार में किस प्रकार के लोग रहते हैं, उससे भी भाषा का विकास प्रभावित होता है। अगर परिवार भाषा समृद्ध वातावरण से संबंधित है तो उसका भाषा का विकास तेजी से होगा, यानी उसके परिवार में सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे में भाषा का विकास बहुत तेजी से होगा। उदाहरण के लिए देखिए, घर में बातचीत करने वाले बच्चों की भाषा बेहतर होती है, यानी गार्जियन जो है बच्चों से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और बच्चे को भी बात करने के लिए कई लोग मिल रहे हैं, तो उसका भाषा का विकास तेजी से हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए, चौथा जो कारक है वो सामाजिक अंतःक्रिया है, यानी समाज के साथ इंटरेक्शन है। वो बच्चा समाज में किस तरीके से लोगों से जुड़ रहा है, दूसरों से कैसे संवाद कर रहा है। अगर बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो स्कूल में वहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चे मिल रहे हैं, तो उन बच्चों से साथ बच्चा किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उनके साथ कैसे जुड़ रहा है, तो उनके जुड़ने से बच्चे में भाषा का विकास होता है। सहपाठियों के साथ खेलने से देखिए उसकी शब्दावली जो है बढ़ती है। उसके जो सहपाठी होते हैं उनके साथ जब खेलता है तो विभिन्न प्रकार के शब्द वो भी बोलते हैं, तो उनके माध्यम से बच्चा उस चीज़ को सुन के वो भी बोलने लगता है। अगली चीज है देखिए कारक में बुद्धि और मानसिक स्तर, यानी अगर किसी बच्चे की उच्च बुद्धि है तो उसकी भाषा का विकास बहुत शीघ्र होगा, बहुत तेज गति से होगा। अगली जो कारक है वो देखिए लिंग है, यानी सामान्यतः लड़कियों में भाषा का विकास शीघ्र होता है। यानी आप लोग देखेंगे कि लड़के लड़कियों में बचपन में देखेंगे कि लड़के थोड़ा देर से सही से भाषा बोल पाते हैं लेकिन लड़कियां जल्दी, यानी ये लिंग का प्रभाव होता है, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। अगला कारक है देखिए प्रेरणा और अवसर, यानी बच्चों को जब बोलने का अवसर मिलता है, गार्जियन देखिए उनसे बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे गार्जियन होते हैं कि अपने बच्चों से गलत सही ही बोलवाते हैं, वो हमेशा उनसे कुछ न कुछ बोलवाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से उनको क्या होता है कि बोलने की प्रेरणा मिलती है, उनको लगता है कि मेरे गार्जियन मुझसे कुछ सुनना चाह रहे हैं, मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। देखिए आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चों को लोग जब खिलाते हैं तो उनसे बहुत सारी बातों को कहलवाना चाहते हैं, वो सही से नहीं कह पाते तो वो जानबूझ के उनसे कहवाते हैं, उस पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो बच्चे इस तरीके से चीज़ों को बोलते हैं। बोलने के अवसर मिलना बहुत जरूरी है, जब उनको अवसर दिया जाता है तो भाषा का विकास उसी तरीके से होता है। तो ये सब जो कारक है ये भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए भाषा के विकास में कोई शिक्षक कैसे योगदान दे सकता है, यानी भाषा विकास में शिक्षक का क्या योगदान होता है। तो देखिए सबसे पहला योगदान होता है कि भाषा समृद्ध वातावरण प्रदान करना, यानी एक क्लास का जो टीचर होता है छोटे बच्चों को जब पढ़ाता है तो भाषा का विकास करने के लिए क्या करेगा, एक क्लास में ऐसा वातावरण बनाएगा जहाँ पर बच्चे चर्चा, कहानी और संवाद के माध्यम से अपने शब्दों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी भाषा का विकास होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कक्षा में कहानी सुनाना, कक्षा में जब टीचर के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी फिर बच्चों से कहा जाएगा कि आप लोग यही कहानी जो सुने हो अपने शब्दों में मुझे बताओ, तो बच्चे जब बताएंगे तो जो थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी टीचर उसको सुधारेगा, तो बच्चों की भाषा का विकास। दूसरा काम देखिए क्या कर सकता है टीचर, सही उच्चारण का मॉडल बनेगा,
यानी जब टीचर बच्चों के सामने सही तरीके से उच्चारण करेगा तो उनके लिए एक मॉडल हो जाएगा, बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आप लोग देखते होंगे बहुत से स्कूल में जो शिक्षक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी बोली में बच्चों से बात नहीं करते, तो इसका देखिए गलत इफेक्ट पड़ता है। बहुत से बच्चे भी, उनको लगता है कि ये जब हमारे टीचर ऐसे गाँव की तरह बात कर रहे हैं तो फिर हमको बात करने में क्या दिक्कत है। तो यहीं से देखिए भाषा का विकास गड़बड़ हो जाता है बच्चे का। बच्चा बड़ी ऊँची क्लास में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर की भाषा को ही क्लास में बोलता है, जिससे क्या होता है कि उसका भाषा का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तो यही सब जो कमियां होती हैं। देखिए, चाहिए क्या कि शिक्षक स्वयं शुद्ध भाषा बोले। जब क्लास में टीचर सही से शुद्ध भाषा बोलेगा तो बच्चे अपने आप बोलेंगे। बच्चों को लगेगा कि जब मेरे शिक्षक के द्वारा इस तरह से बोला जा रहा था, मैं भी बोलूँ। तीसरा काम देखिए क्या कर सकता है टीचर, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करा के शिक्षण कराएगा, तो भी उससे बच्चों का देखिए भाषा का विकास होगा। नाटक, रोल प्ले, वाद विवाद, ये सब कराने से भी बच्चों में विभिन्न प्रकार के कठिन शब्दों का भी बोलना आ जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो बच्चे नहीं सुने रहते हैं, तो उन शब्दों को सुन कर भी उनको उस चीज़ की जानकारी हो जाती है। इसके बाद फिर देखिए अगला क्या है कि त्रुटि सुधार में संवेदनशीलता, यानी बच्चों में जो त्रुटियां हो रही हैं तो उस त्रुटियों को सेंसिटिव रूप में, संवेदनशील रूप में सुधार करना, उनको बेहतर बनाना। देखिए डांटने की बजाय उसमें सुधार करना। अगर बच्चा गलत बोल दे रहा है, कोई टूटी फूटी भाषा बोल रहा है, शब्द सही से निकल, तो उसको डांटा ना, बल्कि उसको क्या कहा जाए कि समझाया जाए और उसको अच्छे तरीके से बताया जाए कि यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे बोलो। इसके बाद फिर देखिए द्विभाषिकता को प्रोत्साहन देना चाहिए। द्विभाषिकता का मतलब होता है कि मातृभाषा और प्लस विद्यालय की भाषा, दोनों भाषाओं को जब साथ में लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, तो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो छोटे बच्चों को द्विभाषिक रूप से पढ़ाना, यानी आप उनको इंग्लिश में भी पढ़ाएं और अपनी मातृभाषा में यानी हिंदी में भी। जब आप हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, क्योंकि बच्चा मान लीजिए एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर उसके घर के कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलते, सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा सही तरीके से भाषा सीख पाएगा। नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आप क्लास में उसको सारी चीज़ें अंग्रेजी में बोलोगे, अंग्रेजी में बताओगे, और वो घर पे जाएगा तो उसको हिंदी सुनने को मिलेगी, तो उसमें कठिनाई होगी। अब देखिए भाषा के विकास का शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है भाषा के विकास का। तो भाषा के विकास का सबसे पहला एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, ये अधिगम का आधार होती है। यानी भाषा जिसकी अच्छी होगी, भाषा का विकास अच्छा होगा, भाषा पर अच्छी पकड़ होगी, तो उसका अधिगम भी बेहतर होगा। देखिए सभी विषयों का ज्ञान भाषा से ही होता है, और भाषा अगर अच्छी आपकी पकड़ है तो आप किसी भी विषय को समझने में कठिनाई महसूस नहीं करोगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गणितीय समस्या समझने के लिए भाषा आवश्यक है। देखिए टीचर जो है बच्चों को जब मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चों के लिए देखिए मैथ कठिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर वो शिक्षक की भाषा को समझ ले रहा है या किताब में सवाल जिस तरीके से पूछा गया है उस सवाल को अगर समझ जा रहा है, तो सवाल को हल करने में उसको दिक्कत। बच्चे सवाल की भाषा को नहीं समझ पाते कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तो उससे प्रॉब्लम आती है। दूसरा देखिए क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी किसी भी बालक में, किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति का जो विकास होता है वो भाषा के माध्यम से। अगर किसी के पास अच्छे अच्छे शब्द हैं, वो लोगों से अच्छे तरीके से बातें कर पाता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास व्यक्त होगा। और वो आत्मविश्वास को कैसे व्यक्त करेगा, अभिव्यक्ति, यानी वो किसी को कोई भी बात अगर बताना रहेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना रहेगा, तो वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सही से जवाब देगा। बहुत से बच्चे जो होते हैं जवाब तो जानते रहते हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तीसरा देखिए क्या है, सामाजिक समायोजन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। यानी संवाद से क्या होता है, संबंध मजबूत होता है। जब आप एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका रिलेशन जो है बेहतर होगा। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, आप लोग देखते होंगे क्लास में जब पढ़ने जाते होंगे तो शुरू में आप एक दूसरे से परिचित नहीं होते, लेकिन जब क्लास रेगुलर जाने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, तो आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनके मित्र हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने भाषा के माध्यम से एक दूसरे से घनिष्ठता स्थापित की, आपके उनके साथ रिलेशन हुए। ठीक, इसके बाद फिर देखिए सृजनात्मकता का भी विकास होता है भाषा के माध्यम से। जैसे कि कविता, कहानी, लेखन इत्यादि करने से उनके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी डेवलप होगी और इससे भी बहुत बेहतर काम होता है। इसके अलावा देखिए मूल्य और नैतिकता का भी विकास होता है। यानी भाषा के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना, प्राप्त कराना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर अच्छी अच्छी भाषाओं को समझ जाते हैं, भाषाओं का अर्थ निकालने लगते हैं, तो फिर उनके अंदर नैतिकता का भी विकास कराना संभव।
ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखिए हम लोग निष्कर्ष के रूप में क्या देख सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में, कि भाषा का विकास जो है बालक के समग्र विकास की कुंजी है। यह एक क्रमिक, प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया, यानी भाषा का विकास क्या है कि बालक के होल डेवलपमेंट का क्या है, एक की है, कुंजी है। यानी संपूर्ण रूप से बालक अगर विकास करना है तो भाषा उसकी एक कुंजी है, और वही कुंजी उनके उस ताले को खोल सकती है, यानी उनका समग्र रूप से विकास करने में सबसे ज़्यादा योगदान। यह कैसे होती है, एक क्रमिक रूप से होती है, नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, और सोशल प्रोसेस के रूप में, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो इसका देखिए, शिक्षक वातावरण की सकारात्मक भूमिका से इसका विकास सहज, प्रभावी और अर्थपूर्ण बनता है। यानी शिक्षक और वातावरण अगर दोनों सकारात्मक रोल प्ले करें, सकारात्मक भूमिका निभाएं, तो भाषा का विकास सही तरीके से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, प्रभावी तरीके से हो जाएगा, और उसका मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा का विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें था मैंने आप लोग को बता दी। अब हम लोग देखते हैं भाषा के विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग को ये दोनों चीज़ों को कवर करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा भाषा के विकास का अर्थ क्या होता है, भाषा के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका एक शिक्षक के लिए किस तरीके से योगदान होना चाहिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों को देखा, और फिर अब हम इससे संबंधित कुछ प्रमुख विद्वानों के सिद्धांत हैं उसको भी देख लेते हैं। तो भाषा के विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए भाषा का विकास कैसे होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और भाषाविदों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। यानी उन लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है कि भाषा का विकास कैसे होता है। कोई एक सिद्धांत पूर्ण नहीं है, बल्कि सभी सिद्धांत मिलकर भाषा विकास को समझाते हैं। यानी इसमें से जितने भी सिद्धांत विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि सभी सिद्धांतों को जब आप समग्र रूप से अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो संपूर्ण रूप से अगर मिल के देखा जाए तो ये सभी लोग मिलकर भाषा के विकास के बारे में बताते हैं। इसमें देखिए एक पहला सिद्धांत आता है भाषा के विकास में, अनुकरण का सिद्धांत। इसको कहा जाता है इमिटेशन थ्योरी। अनुकरण का सिद्धांत मतलब किसी चीज को देखकर, किसी के बोले जाने वाले शब्दों को, किसी के बोले जाने वाले शब्दों को सुनकर और फिर उसी तरीके से बोलना, इसी को कहा जाता है अनुकरण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के देखिए प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, अरस्तु। बाद में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया और इससे संबंधित सिद्धांत को बताया। इसकी मूल मान्यता क्या है इस सिद्धांत की, कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक बड़ों की भाषा का अनुकरण, नकल करके भाषा सीखता है। आप लोग देखते ही होंगे कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं अपने गार्जियन, अपने बड़ों को जिस तरीके से बोलते हुए सुनते हैं उसी तरीके से वो भी बोलते हैं। अगर देखिए छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि गाली देते हुए सुनते हैं, तो गाली देना उसको कहाँ से आ गया, वो अपने घर में लोगों से सुनता है, अपने अगल बगल के लोगों से सुनता है, तो इसी तरीके से वो भी गाली देता है। तो ये होता है अनुकरण का सिद्धांत। बच्चा वही शब्द बोलता है जो अपने आसपास सुनता है। छोटे बच्चों को देखिए, आप बहुत से ऐसी बातें बोलते हुए सुनेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये बच्चा इतना छोटा है, इसको यह कैसे आता है। तो वो अपने घर में इस तरीके से लोगों को बोलते हुए सुनता है, तभी वो बोलता है। इसकी प्रक्रिया जैसे कैसे होती है, तो इसमें बच्चा देखिए सुनता है, फिर उसकी नकल करता है और फिर उसका अभ्यास करता है। बहुत से घरों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जब किसी को गाली देते हैं तो बहुत से लोग उनको और मोटिवेट करते हैं कि अरे और गाली दो। तो इससे क्या होता है, बच्चा उस गाली को देना सीख जाता है और बड़ा होने के बाद फिर वो ऐसे ही उसको बोलता है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गार्जियन की, परिवार वालों के बारे में लोग सोचते हैं कि इनके कैसे परिवार के लोग होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को गाली देना सिखा दिए, तो इसका देखिए खराब प्रभाव होता है। देखिए उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण है कि जैसे माँ बार बार कहती है पानी, बच्चा भी पानी कहना सीख जाता है। जैसे देखिए अगर एक माँ को अपने बच्चे को पानी कहना सिखाना है या पापा कहना सिखाना है, मम्मी कहना सिखाना है, तो वो बार बार उस चीज़ को कहती है, तो बच्चा उस चीज़ को सुन के वो भी वैसे ही कहने का प्रयास करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो उस चीज़ को कहने लगता है। घर में शुद्ध भाषा बोली जाए तो बच्चा भी वैसी ही भाषा बोलता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत अच्छी खड़ी भाषा में बोलते हैं और सुनना बहुत प्यारा लगता है। तो उसका मतलब क्या है कि उनके गार्जियन ने उसको हमेशा इस तरीके की भाषा बोलने सिखाया है, उनके सामने उसी प्रकार की भाषा बोली है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो है गालियाँ देना सीख जाते हैं। तो ये क्या है कि उनके गार्जियन उनके सामने इस तरीके से शब्द प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तो बच्चे भी इस तरीके से करते हैं। तो ये बहुत जो है प्रभाव पड़ता है इमिटेशन का। इसका देखिए इमिटेशन थ्योरी का गुण क्या है कि पर्यावरण की भूमिका इसमें स्पष्ट होती है, प्रारंभिक भाषा सीखने में बहुत सहायक होता
यानी अगर आप अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छी चीज़ों को बताएंगे, सिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों का उपयोग करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा गलत चीज़ सीखेगा। तो इसकी देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं। बच्चा नए वाक्य भी बनाता है जिन्हें उसने पहले नहीं सुना होता। केवल नकल से व्याकरण नहीं समझाया जा सकता। देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चा जो है बहुत से ऐसे शब्द हैं जो खुद से बनाता है, वो नकल नहीं करता है। और दूसरा क्या है कि केवल नकल से व्याकरण नहीं समझा जा सकता। इसका मतलब ये जो थ्योरी कह रही है कि बच्चा भाषा का विकास पूरी तरह से अनुकरण करके सीखता है, पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, बहुत सी चीज़ें वो अनुकरण करके सीखता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद से अभ्यास करके सीखता है, अपने से बनाता है, व्याकरण के माध्यम से करता है। अगला देखिए, भाषा के विकास के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत जो आता है उसको पुनर्बलन या व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसको रेनफोर्समेंट बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहा जाता है। इसको देखिए किसने दिया था? वीएफ स्किनर ने दिया था। तो इनकी मान्यता थी कि भाषा विकास जो है पुनर्बलन यानी पुरस्कार प्रशंसा से होता है। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी बालक में जो भाषा का विकास होता है वो उनको पुनर्बलन के देने के माध्यम से होता है। यानी बच्चे को जब प्रशंसा की जाती है, कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी भाषा का विकास होता है। जिस शब्द या वाक्य पर प्रशंसा मिलती है बच्चा वही दोहराता है। अभी मैंने आप लोग थोड़ी देर पहले बताया कि जब बच्चे को कोई गलत चीज़ बोलना सिखाया जाता है और लोग उसको उकसाते हैं तो बच्चा वही चीज़ बार बार बोलता है। इसका मतलब क्या है? उसको उस चीज़ पे पुनर्बलन दिया जा रहा है तो बच्चा उस चीज़ को बोलता है। प्रक्रिया देखिए इसके क्या होती है कि बालक शब्द बोलता है, फिर सही होने पर प्रशंसा या उसको मुस्कान मिलती है। यानी बच्चे ने कोई ऐसा शब्द बोला और उसके गार्जियन ने, उनके घर के लोगों ने उसकी वाहवाही कर दी, उसकी प्रशंसा कर दी, तो बच्चे को लगेगा कि नहीं ये शब्द अच्छा है, तो इसलिए वो उसको बोलता है। तो इसीलिए देखिए छोटे उम्र के बच्चे जो है गलत शब्द बोलना सीख जाते हैं, गालियाँ देना सीख जाते हैं। भाषा व्यवहार जो है मजबूत होता है। यानी जब उनको पुनः, आप देखिए कोई बच्चा अच्छा शब्द बोल रहा है तो भी प्रभावित, अगर बच्चे ने कोई अच्छा शब्द बोल दिया और घर के लोगों ने उसकी प्रशंसा कर दी, उसको चॉकलेट टॉफी दे दिया, तो बच्चा लगेगा कि नहीं ये चीज़ सही है। तो एक कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को सही शब्दों पर प्रशंसा करनी चाहिए, सही बातों पर, गलत चीज़ों पर नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बच्चा मम्मी बोलता है, माँ खुश हो जाती है। बच्चा बार बार मम्मी बोलता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को लगेगा कि ये सही शब्द है और मेरे इस तरह के बोलने से माँ मेरी खुश हो रही है, तो उस शब्द को बार बार बोलेगा। ठीक। सही उच्चारण पर शिक्षक बच्चे को शाबाश कहता है। क्लास में बच्चे से कुछ पूछा गया और बच्चे ने सही तरीके से उच्चारण करके अपने शिक्षक को जब कोई चीज़ बता दिया तो टीचर उसको शाबाशी देंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, तो बच्चे को लगेगा कि नहीं मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, और फिर वो उस चीज़ को उसी तरीके से बोलेगा। आप देखिए इस प्रकार का जो भाषा का विकास है इसका क्या गुण होता है, तो यह अभ्यास और वातावरण की भूमिका से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। इसमें देखिए प्रारंभिक भाषा शिक्षण में काफ़ी उपयोगी, यानी बच्चों को शुरू में जब भाषा सिखाई जाती है, छोटे क्लास के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को, LKG UKG के बच्चों को, उनको देखिए इसी माध्यम से सिखाया जाता है। उनको जब कोई शब्द बोलेंगे, अगर अच्छे से बोलते हैं उनकी प्रशंसा कर दी जाती है तो फिर वो उसको अच्छे तरीके से बोलते हैं। तो ये चीज़ें इनके सिद्धांत के द्वारा बताई गई। इसकी भी देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि भाषा को केवल यांत्रिक व्यवहार मानता है, यानी ये कहते हैं यह सिद्धांत, इसकी लिमिटेशन की कहा जा रहा है कि एक मशीन की तरह यांत्रिक रूप से व्यवहार के रूप में मान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं की इसमें उपेक्षा की है। यानी इसमें कहा गया है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो पुनर्बलन के द्वारा ही सीखता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की जो मानसिक अपेक्षाएं हैं उसको सही महत्व नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की जा रही, तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद फिर देखिए भाषा के विकास में अगला जो सिद्धांत आता है उसको जन्मजात सिद्धांत या नेटिविस्ट सिद्धांत कहा जाता है। जो देखिए नेटिविस्ट थ्योरी, इसको इनेटनेस थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके CTET में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो ये सिद्धांत देखिए किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की नामक विद्वान ने दिया था, मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इनकी मूल्य मान्यता क्या थी? ये कहते थे कि बालक के अंदर एक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी उन्होंने कहा कि बालक के अंदर जो है एक इनेट एबिलिटी होती है भाषा सीखने की, जन्मजात क्षमता होती है, जिसे उन्होंने भाषा अर्जन उपकरण यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। यानी कहा कि हर बालक के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जो उसको भाषा सीखने में मदद करती है, और उस डिवाइस को उन्होंने नाम क्या दिया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बालक भाषा सीखने के लिए जन्म से ही तैयार होता है। यानी कहा उन्होंने के द्वारा कि इसके अंदर जो डिवाइस होती है वो डिवाइस ही उसको भाषा सीखने में
मदद करती है और बच्चा जन्म से ही इसके लिए तैयार होता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वो भाषा अर्जन यंत्र जो है अच्छे तरीके से काम करते जाता है और बच्चे को भाषा सीखने में सहायता करते जाता है। विशेषता देखिए क्या है इस सिद्धांत की, कि इन्होंने बताया कि सीमित इनपुट से असीम भाषा सीख सकता है। बच्चे को देखिए, इन्होंने कहा कि बच्चे को थोड़ा सा आप इनपुट देंगे, थोड़ा सा सहारा देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। व्याकरणिक नियमों की समझ इससे विकसित होती है, यानी व्याकरण के जो नियम होते हैं उसकी समझ में सबसे ज़्यादा ये जो उपकरण है, जो यंत्र है, ये सहायता करता है। सभी बच्चों में समान विकास क्रम होता है। इन्होंने कहा कि हर बच्चे में जो भाषा का विकास होता है एक समान क्रम से होता है। कहने का मतलब उनका यह था कि अगर कोई भारत में बच्चा है, अगर उसकी उम्र 2 साल है, तो कोई अमेरिका का बच्चा होगा, अगर वो 2 साल की उम्र का है, तो उन दोनों में भाषा का विकास एक ही क्रम से होगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। इसका उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि बच्चा ऐसे वाक्य भी बना लेता है जो उसने कभी नहीं सुना। इन्होंने कहा कि वो डिवाइस ही मदद करती है इस तरह के वाक्य बने। बच्चा बहुत सा ऐसा वाक्य बनाता है जो उसको कभी किसी से सुनने को नहीं मिला है, लेकिन वो बोल लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइस उसकी मदद कर रही है। मैंने खाना खाया की जगह मैंने खाई कहना नियम लागू करता है। यानी बच्चा देखिए कभी कभी बोलता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग सेंटेंस बोलते हैं तो मैंने किया की जगह कहें मैंने की, तो थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये बच्चा जब कहना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि वो नियम लागू, ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से हेल्प मिल रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से। इस सिद्धांत का देखिए गुण क्या है कि यह रचनात्मकता की व्याख्या करता है, यह सार्वभौमिक भाषा विकास को समझाता है। यह सार्वभौमिक भाषा का विकास का मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात इस सिद्धांत में नॉम चॉम्स्की के द्वारा थी। तो आप लोगों को इस सिद्धांत में 2-3 चीज़ें याद रहनी चाहिए कि नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा कि भाषा का विकास जन्मजात होता है, और दूसरा कि उन्होंने कहा कि भाषा का विकास करने के लिए प्रत्येक बालक में एक डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है जिसको भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी कहा जाता है। और इन्होंने यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी सिद्धांत दिया था, यानी सार्वभौमिक भाषा का विकास। इस सिद्धांत की भी देखिए कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि सामाजिक वातावरण की भूमिका को इसमें कम आंका गया, यानी इसमें कहा गया है कि सामाजिक वातावरण उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं पड़ता है, बल्कि बालक के जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से भाषा सीखता है, यानी इसमें कम महत्व दिया गया सामाजिक वातावरण को। दूसरा, एलईडी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया, यानी उन्होंने इसमें इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं, बल्कि एक कहा कि आभासी रूप से बताया है कि ये डिवाइस प्रत्येक बालक में होती है। प्रत्यक्ष रूप से इसको दिखाया नहीं गया कि कहाँ पर होती है और किस तरीके की होती है। अगला देखिए जो सिद्धांत है भाषा के विकास से संबंधित, वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसको देखिए किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। इनकी मान्यता क्या है, इन्होंने कहा कि भाषा विकास जो है मानसिक यानी बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा कि किसी भी बालक के जो भाषा का विकास होता है उसके मानसिक यानी बौद्धिक विकास पर डेवलप करता है। उसका मानसिक और बौद्धिक विकास जिस तरीके का हुआ रहेगा उसकी भाषा का विकास भी उसी प्रकार से होगा। उन्होंने कहा कि पहले सोच विकसित होती है फिर उसके बाद भाषा। उन्होंने कहा कि बच्चे में पहले थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, यानी सोच विकसित होती है, और जब उसके अंदर अच्छे तरीके से सोच विकसित हो जाएगी तो फिर वो भाषा का विकास होता है। इन्होंने देखिए इस प्रकार से भाषा के विकास में प्रक्रिया में क्या बताया कि बच्चा पहले वस्तु की समझ करता है, यानी कोई चीज़ उसके सामने दिख रही है तो पहले उसको समझता है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है, एक संकल्पना बनाता है, और फिर भाषा के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करता है। यानी इन्होंने कहा कि किसी बालक के सामने अगर कोई चीज़ प्रस्तुत कर दी जाए तो पहले वो उसको देखता है, देखने के बाद उसको समझता है, और समझने के बाद फिर उससे कॉन्सेप्ट निर्माण करता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, और फिर जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तब बच्चा उस चीज़ को व्यक्त करता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, बच्चा जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो वो गाय भैंस इन सब में अंतर नहीं कर पाते, तो गाय को भैंस बोलते हैं, भैंस को गाय बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने जिस वस्तु को जिस रूप में देखा, उसने उसको जिस तरीके से समझा, जो कॉन्सेप्ट बनाया और उसी को उसी तरीके से बोल दिया। ठीक, तो छोटे बच्चों में इस तरीके से इन्होंने इस बात को बताया कि उनकी मानसिक और बौद्धिक विकास जो है प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा पहले वस्तु को पहचानता है फिर उसका नाम बोलता है। जैसे देखिए, कल और आज की समझ आने के बाद ही सही प्रयोग करता है।
यानी बच्चे को जब कल और आज का सही तरीके से समझ हो जाता है तभी उसको प्रयोग करता है। आप लोग देखेंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कुत्ते बिल्ली के बच्चों को भी नहीं पहचान पाते, उनको जिस तरीके से पहचानते हैं उसको उसी तरीके से व्यक्त करते हैं। तो यही सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई। तो इस सिद्धांत का देखिए गुण क्या है कि भाषा और सोच के संबंध को स्पष्ट करता है। यानी भाषा और सोच का जो रिलेशन होता है, जिस बच्चा जैसा सोचता है, जिस चीज़ के बारे में जैसा समझता है, फिर उसी प्रकार से उसको व्यक्त करता है। यह तर्क संगत व्याख्या भी देता है। इसकी भी देखिए कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं में देखिए क्या है कि भाषा की स्वतंत्र भूमिका को यह कम महत्व देता है, और दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया की यहाँ भी उपेक्षा की जाती है। यानी कहा जाता है कि समाज का जो इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, उतना महत्वपूर्ण इस सिद्धांत के माध्यम से नहीं बताया गया। तो ये भी क्या है, इसकी कमी। अगला देखिए सिद्धांत जो है भाषा के विकास से संबंधित, वो सिद्धांत है देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को देखिए लेव वाइगॉत्स्की ने दिया था। इनकी मूल मान्यता क्या थी कि भाषा का जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति से होता है। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी बालक में जो भाषा विकसित होती है वो समाज के इंटरेक्शन से और वहाँ के कल्चर से होता है। यानी बच्चा जिस प्रकार के समाज में रहेगा, जिस प्रकार के संस्कृति के संपर्क में रहेगा, उसका विकास भाषा का उसी तरीके से होगा। तो देखिए इन्होंने कहा कि पहले भाषा सामाजिक होती है, बाद में आंतरिक बनती है। यानी उन्होंने कहा कि भाषा जो है पहले सामाजिक होती है, यानी समाज में जिस तरीके से बच्चा सीखता है, जानता है, वो उसी चीज़ को ग्रहण करता है। बाद में धीरे धीरे वो चीज़ उसके अंदर आंतरिक रूप से विकसित होती है, लेकिन पहले समाज से ही होती है। इनकी प्रमुख अवधारणाएं क्या थी कि बच्चा सामाजिक संवाद करता है, फिर निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच करता है, और फिर वह निकट विकास क्षेत्र ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, उसके बाद वो उस लिमिट में, यानी देखिए कहने का मतलब है कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें बोलने नहीं आती है, तो वो जब अब समाज के संपर्क में आता है तो बहुत सी चीज़ों के बारे में जान जाता है, और फिर उसके माध्यम से वो चीज़ों को भी बोलने सीख जाता है। तो ये क्या है कि समाज का प्रभाव है। इसका उदाहरण देखिए, बच्चा खेलते समय खुद से बोलता है, अब यह रखूं। देखिए आप कभी कभी देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो है खेलते समय खुद से बातें करते हैं, तो खुद से बातें जो करना है वो किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। शिक्षक की मदद से बच्चा कठिन शब्द सीखता है। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको कठिन शब्द बोलने नहीं आता है, कठिन शब्द लिखने नहीं आता है, तो शिक्षक जब उनकी मदद कर देता है तो क्या है, उस शब्द को बोलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है। इसी को कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब कि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सी चीज़ों को कर पाता है, लेकिन अगर उसकी कुछ मदद कर दी जाए तो अपनी क्षमता से बाहर की चीज़ों को भी कर लेता है। तो यही चीज़ इस सिद्धांत में इनके द्वारा बताई गई। इसका गुण देखिए क्या है कि शिक्षक और समाज की भूमिका इसमें स्पष्ट है। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि किसी भी बालक के विकास में शिक्षक की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसके समाज की भी। कक्षा शिक्षण में यह अत्यंत उपयोगी होता है। इसकी भी कुछ लिमिट है। लिमिट में क्या है कि इन्होंने जैविक पक्ष पर कम ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकली रूप से जो है भाषा उतनी अच्छी तरीके से नहीं डेवलप होती, बल्कि किससे होती है, समाज और संस्कृति के प्रभाव से। अगला देखिए जो सिद्धांत है वो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत है, जिसको इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक देखिए ब्रूनर हैं, यानी जेरोम ब्रूनर। इनकी मूल मान्यता क्या है, इन्होंने कहा कि भाषा विकास जो है जन्मजात क्षमता और वातावरण दोनों के सहयोग से होती है। यानी उन्होंने कहा दो चीज़ों को जोड़ के बताया, कहा कि किसी भी बालक में जो भाषा का विकास होता है वो जन्मजात भी होता है और वातावरण के सहयोग से भी होता है, दोनों के मेल से होता है, दोनों के सहयोग से होता है। इन्होंने भी देखिए दो अवधारणाएं दी। एक इन्होंने लैस के नाम से दिया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। जैसे वहाँ पर नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया था, तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, यानी माता पिता, शिक्षक और समाज का सहयोग जो है मिलकर किसी भी बालक में अच्छी भाषा का विकास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, माँ बच्चे से सरल भाषा में बात करती है और शिक्षक प्रश्न पूछकर भाषा का विकास करता है। इन्होंने कहा कि किसी भी बालक के भाषा के विकास में उसके पेरेंट्स से, उसके टीचर से और उसके समाज से मिलकर सही तरीके से विकास होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से बात कही। अब देखिए इस सिद्धांत का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। यह सिद्धांत जो है संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है और यह आधुनिक शिक्षा के अनुकूल है। यानी कहा गया कि किसी भी बालक में अच्छे तरीके से भाषा का अगर विकास कराना है तो उसमें माता पिता को भी योगदान देना पड़ेगा, शिक्षक को भी देना पड़ेगा, और वो आसपास का जो समाज है
वो भी होगा, तब जाके बच्चे में अच्छे तरीके से भाषा का विकास हो पाए। इसके भी देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं कि यह प्रक्रिया का पूर्ण स्पष्ट मॉडल नहीं देता, यानी यह प्रक्रिया कैसे होती है इसके लिए पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कोई मॉडल नहीं दे पाता, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन। तो अगर देखिए, अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए कि अभी हम लोगों ने भाषा के विकास से संबंधित ये जो 5-6 सिद्धांत देखे हैं, अगर सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो हमको देखने से पता चलेगा कि किसी भी बालक में भाषा का जो विकास होता है इन सभी तरीके से होता है। कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं है जिसके माध्यम से बच्चे में भाषा का विकास होता है, सारी चीज़ों का उपयोग होता है। कहीं कहीं देखिए जेडपीडी के भी माध्यम से होता है, कहीं एलईडी के माध्यम से भी होता है, कहीं एलएस के माध्यम से होता है, तो हर प्रक्रिया का उपयोग भाषा के विकास में होता है। तो इसीलिए देखिए शुरुआत में मैंने बताया था, ये जो जितने सिद्धांत हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि सभी मिलकर जो है भाषा के विकास को बताते हैं। ठीक, तो इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है हमारा निष्कर्ष सिद्धांतों से संबंधित, कि भाषा का विकास जो है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। यह केवल नकल से, केवल जन्मजात क्षमता से या केवल वातावरण से पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि क्या है कि सभी सिद्धांत मिलकर भाषा के विकास को समझाते हैं। अगर एक कुशल शिक्षक इन्हें समझकर भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावी, प्राकृतिक और बाल केंद्रित बना सकता है तो भाषा बहुत बेहतर तरीके से बच्चे को सिखाई जा सकती है। यानी इसलिए देखिए, आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब इन सारी चीज़ों को जानते रहेंगे तो सभी का प्रयोग करेंगे और सभी को बेहतर तरीके से प्रभावी बनाकर बच्चे की भाषा का विकास अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज हमारे क्लास का टॉपिक यही था, भाषा का विकास और भाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई डाउट कहीं भी किसी भी पॉइंट में लगता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे उनको पूरी तरह से क्लियर करूँगा और आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।